नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिशोवा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य सचिवालय ईटानगर में मानसून की तैयारियों को लेकर सभी संबंधित विभागों के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री ने स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के साथ ही खतरे वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शहरी विकास विभाग और टाउन प्लानिंग विभाग के अधिकारियों के साथ ईटानगर और पासीघाट स्मार्ट सिटी परियोजना की प्रगति की समीक्षा। कहा, पीएम मोदी के विजन के अनुसार ईटानगर और पासीघाट में नागरिकों के लिए आधारभूत सुविधाओं का किया जा रहा है विकास। राज्य के खेल और युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने ईस्ट कामेंग जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय सेपा में पुलिस कर्मियों के लिए फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग उपकरणों से लैस जिम निर्भीक का किया उद्घाटन। कहा, पुलिस कर्मियों को फिट और तनाव मुक्त रखने में मिलेगी मदद। कई दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रदेश के कई इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज मानसून की तैयारियों को लेकर सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की। राज्य सचिवालय ईटानगर में बैठक के दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्राकृतिक आपदाओं को लेकर एडवांस वार्निंग सिस्टम पर जोर देते हुए मानव जीवन की रक्षा के लिए लोगों को समय पर जरूरी सूचना मुहैया कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से टेलीफोनिक या व्हाट्सएप संदेश पर निर्भर न रहते हुए अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से खतरे वाले इलाकों के लोगों को जानकारी देने को कहा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार भूस्खलन सहित प्राकृतिक आपदा के खतरे वाले जिलों को समय पूर्व चेतावनी जारी करने की पहल के लिए राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के अधिकारियों की सराहना की। श्री खांडू ने मानसून के दौरान स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम को 24 घंटे कार्यरत रहने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कर्मियों को अलर्ट रहने के साथ ही उनकी छुट्टी की मंजूरी के समय आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखने को कहा है। ईटानगर राजधानी प्रशासन द्वारा खतरे वाले इलाकों से 17 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के कदम की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों से जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। आपदा प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत सहायता के संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी और जिला उपायुक्तों द्वारा व्यक्त की गई चिंता पर मुख्यमंत्री ने राज्य के वित्त विभाग से इस संबंध में धनराशि जारी करने के लिए समन्वय स्थापित करने को कहा। उन्होंने किसी भी तरह के आपदा से निपटने के लिए पुलिस को रिलीफ ऑपरेशन किट से लैस करने का सुझाव दिया। बैठक के दौरान गैर कानूनी तरीके से अर्थ कटिंग करने के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया। एसडीएमए के अनुसार राज्य में 14 जिलों में 33 गांवों के 3000 लोग प्रभावित हैं और भूस्खलन की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हुई है और 2 लापता है। राज्य में करीब 8 हेक्टेयर कृषि भूमि और 392 मकानों को नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अशांत विश्व को आज भारत में आशा की नई किरण दे रही है। गुजरात के वडोदरा में स्वामी नारायण मंदिरों द्वारा आयोजित युवा शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज हम नए भारत का निर्माण करने के लिए सामूहिक रूप से संकल्प ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघर्षरत विश्व आज भारत को शांति की नई उम्मीद के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन परंपराओं और प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे नए भारत को मानवता का मार्गदर्शन करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत आज पूरी मानवता को योग और मार्ग दिखा रहा है और उसे आयुर्वेद की शक्ति से परिचित करा रहा है। सरकार के कामकाज का तरीका बदला है, समाज की सोच बदली है और सबसे खुशी की बात यह है कि जन भागीदारी बढ़ी है। जो लक्ष्य भारत के लिए असंभव माने जाते थे, अब दुनिया भी देख रही है
कि भारत ऐसे क्षेत्रों में कितना बेहतर कर रहा है। स्टार्टअप वर्ल्ड में भारत का बढ़ता हुआ कद भी इसका उदाहरण है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसका नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। आज हम नए भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जिसकी पहचान नई हो, आधुनिक हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो और परंपराएं प्राचीन मजबूत नींव से जुड़ी हुई हो। ऐसा नया भारत जो नई सोच और सदियों पुरानी संस्कृति दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़े और पूरी मानव जात को दिशा दे। आप किसी भी क्षेत्र को देखिए, जहां चुनौतियां होती हैं, भारत वहां उम्मीद से भरी संभावनाएं लेकर प्रस्तुत हो रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज शहरी विकास विभाग और टाउन प्लानिंग विभाग के अधिकारियों के साथ ईटानगर और पासीघाट स्मार्ट सिटी परियोजना के प्रगति की समीक्षा की। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन दोनों नगरों के समग्र विकास और नागरिकों को विकास के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार ईटानगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ, जल निकासी प्रणाली, पार्किंग एरिया और वर्तमान सब्जी मार्केट को विकसित करने का कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पासीघाट स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड नगर के स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं का विकास, ई लर्निंग सेंटर्स, पुस्तकालय, ई बसेज, नगर की गलियों, फुटपाथ और साइकिल ट्रैक के सौंदर्यीकरण के साथ ही नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य के खेल और युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग ने बुधवार को ईस्ट कामेंग जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय सेप्पा में पुलिस कर्मियों के लिए फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग उपकरणों से लैस एक जिम निर्भीक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राहुल गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री नातुंग ने कहा कि पुलिस कर्मियों को फिट और तनाव मुक्त रखने के लिए इस जिम की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मुहिम के तहत उठाए गए इस कदम में पुलिसकर्मियों की कार्य क्षमता बढ़ेगी और वे उत्साह के साथ कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की अपनी ड्यूटी का पालन कर सकेंगे। मूवमेंट चलाई रखा है और मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में हम फिट तो देश फिट, हम फिट तो प्रदेश फिट, हम फिट तो हमारा जवान फिट। हमारा जवान फिट होगा तो हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और मजबूत होगा। तो इस विचार को लेकर हमें डिस्कस किया तो मैंने कहा कि एसपी साहब आप प्रपोजल भेज दीजिए, हमारा डीसी साहब आप दोनों के थ्रू प्रपोजल भेज दीजिए, मैं सरकार की तरफ से मैं दिखता हूँ। तो वहाँ में इतना मिनिमम फंड देखिए 21 लैक्स में इतना इक्विपमेंट और इतना बढ़िया से बनाया कि अपना सरकार का जो नीति है, मुख्यमंत्री जी का जो पेमा खांडू जी का जो सोच है, नीति है, विचार है, जो पॉलिसी है कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम फंड एंड मैक्सिमम वर्क, इस विचार को लेकर इतना बढ़िया से बनाया। ये जो अभी आई थिंक पूरा प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ऐसा पुलिस पर्सनल का जिम आई थिंक इट इज़ फास्ट। अपना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो मार्केट बनाई, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम डीसी साहब का नेतृत्व में यहाँ में सेल्फ हेल्प अन्य ग्रुप के लिए इतना सुंदर मार्केट बनाया। ये एक प्रेरणा है। दिस इज़ द गुड एग्जाम्पल और पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रदेश के लोग हर जिले में इस प्रकार का एडॉप्ट करना चाहिए। इस आइडिया से मेरा हमेशा से फोकस रहा है कि फिटनेस हमेशा होनी चाहिए पुलिस पर्सनल में। तो हम ईस्ट कामेंग में जब आया तो मैंने ये देखा कि यहाँ फिटनेस का ऑलरेडी बहुत अच्छा कल्चर है, लेकिन मैंने देखा कि कंपेयर टू जनरल पब्लिक हमारे पुलिस पर्सनल का फिटनेस उतना अच्छा नहीं जितना हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे काम बहुत ज़्यादा हमारा इरेटिक होता है,
उतना अच्छे से टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, डाइट फॉलो नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि हम कुछ एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जिससे कि पुलिस पर्सनल फ्री ऑफ कॉस्ट जाके एक जिम का यूज़ कर पाएँ और अपनी फिटनेस को बरकरार रख पाएँ। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत के पास दुनिया का कंटेंट उपमहाद्वीप बनने की क्षमता है और फिल्म निर्माण के लिए एक पसंदीदा स्थान है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य भारत की मीडिया और मनोरंजन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, जिससे सालाना 53 अरब डॉलर का आय होने की उम्मीद है। इंडिया फोरम ऑन इंडिया द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड पैनल चर्चा में मुख्य भाषण देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय सिनेमा न केवल देशवासियों बल्कि पूरी दुनिया के दर्शकों का भी मनोरंजन कर रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक AVGC टास्क फोर्स का गठन करके बड़ी छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि सिनेमा की विरासत को डिजिटीकरण के माध्यम से संरक्षित करने के कदम उठाए गए हैं। The lead through film facilitation policies and providing co-production opportunities. In 2018, we had officially designated audiovisual services as one of the 12 champion sectors and recently set up an AVGC task force comprising of the industry leaders to prepare a policy roadmap for India to take up a quantum leap in this sector and position us as the preferred post-production hub of the world. India red carpet presence captured the diversity of our cinematic excellence, not only in the terms of representation of actors and filmmakers from various languages and regions, but also the OTT platforms with a strong presence of music composers and a folk artist who have enthralled audiences, young and old. Indian startups from the media and entertainment sector are also present to showcase their technological prowess. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने बुधवार को अपर सियांग के जिला अस्पताल यिंकियोंग में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए अभियान अन्य अंगों का शुभारंभ किया। जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य सोसाइटी और अपर सियांग जिले के समन्वित बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत जिले के सभी इलाकों में महिलाओं को संस्थागत प्रसव यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लाभ के बारे में जागरूक किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संस्थागत प्रसव सुरक्षित है और आपात स्थिति में अनुभवी चिकित्सकों और नर्सों की सेवा गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध होता है। उन्होंने कहा कि इससे जननी और शिशु का सही आंकड़ा उपलब्ध होता है और उनका समय पर टीकाकरण के साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। असम राइफल्स उग्रवाद के खिलाफ अभियान और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय पुलिस की सहायता के साथ ही सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी योगदान दे रही है। बल ने लोंगडिंग जिले के वांगचो बहुल क्षेत्रों में झूम खेती की परंपरा के मद्देनजर पर्यावरण और इस पद्धति से कम पैदावार को देखते हुए जिला कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र और भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के साथ ही स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर किसानों को उन्नत कृषि और बागवानी के लिए प्रोत्साहित किया। असम राइफल की लोंगडिंग बटालियन ने वांगचो रीजन के चयनित 10 किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र उमियाम का भ्रमण कराया, जिससे वे उन्नत खेती के लिए प्रोत्साहित हो। असम राइफल ने वांगचो किसानों को टेरेस फार्मिंग, जैविक खेती, मीडियम स्केल पिगरी, मुर्गी पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन सहित उनकी आय बढ़ाने में और स्थानीय खाद्यान्नों जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी प्रशिक्षण में सहायता की। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी नाना साहेब पेशवा के बारे में। आज की कड़ी में हम भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायक नाना साहेब पेशवा द्वितीय को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 19 मई 1824 को कानपुर जिले के बिठूर में हुआ था। मराठा साम्राज्य के पेशवा नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व किया।
उन्होंने कानपुर में ब्रिटिश गैरिसन को समर्पण के लिए विवश किया और 1857 में कानपुर पर नियंत्रण कर लिया। जन्म के समय नाना साहेब का नाम नाना गोविंद ढोंढू पंत रखा गया। नाना और उनके भाई को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गोद लिया था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। नाना साहेब तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ बड़े हुए। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अगला पेशवा बनने का नाना साहेब का दावा मानने से इनकार कर दिया। नाना साहेब ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए 1853 में अपनी दूत अजीमुल्लाह खान को इंग्लैंड भेजा, लेकिन अजीमुल्लाह खान ब्रिटिश सरकार को पेंशन फिर शुरू करने के लिए नहीं मना सके। नाना साहेब ने ब्रिटिश नीति को चुनौती दी और स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए। जून 1857 में नाना साहेब ने अपने कमांडर तात्या टोपे के साथ कानपुर में ब्रिटिश ठिकाने पर कब्जा कर लिया, लेकिन एक महीने में ही अंग्रेजों ने नाना साहेब की सेना को हरा दिया और कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। ये मालूम नहीं है कि उनका निधन कब, कहां और कैसे हुआ, लेकिन नाना साहेब का साहस आज भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरित करता है। इस महान भारतीय स्वाधीनता सेनानी को नमन। तवांग जिले के लुंगला में रूरल टूरिज्म एक्सचेंज प्रोग्राम में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित एक सप्ताह की इस कार्यशाला में होम स्टे, फोटोग्राफी, बर्डिंग सहित विभिन्न विषयों में उन्हें प्रशिक्षण के साथ ही आपस में परिचर्चा कराई जा रही है। इस कार्यशाला में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र की चुनौतियों, संभावनाओं और पर्यटकों को आकर्षित करने के विषय में प्रतिभागियों के अनुभव के आधार पर इस क्षेत्र में सतत आय और रोजगार के अवसर पर भी चर्चा हो रही है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।